नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे 3 एपिसोड वाली इस खास सीरीज नया लेबर कोड में। और आज देश में 1 अरब से ज़्यादा वर्कफोर्स है और हर इंसान का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है नए लेबर कोड आने के बाद कि मेरी सैलरी अब कितनी बनेगी, टेक होम कितना बचेगा, ग्रेच्युटी, पीएफ, बोनस सब में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। 29 पुराने लेबर कानूनों की जगह अब सिर्फ 4 नए लेबर कोड आ चुके हैं और सबसे बड़ा बदलाव आपकी जेब में आने वाली सैलरी को लेकर ही हुआ है। क्या सच में बेसिक सैलरी अब 50% हो जाएगी? क्या सीटीसी और टेक होम में भारी अंतर आने वाला है? क्या ओवरटाइम, लीव एनकेशमेंट, रिटायरमेंट सब कुछ नया हो जाएगा? तो आज के इस पहले एपिसोड में यानी चैप्टर 1 जिसका नाम है सैलरी में हम समझेंगे आपकी नई सैलरी का पूरा गणित, ताकि आप अपने ऑफिस के एचआर से अगली मीटिंग में पूछ सकें, सर नया कोड लागू होने के बाद मेरी सैलरी का नया ब्रेकअप क्या होगा। तो राइट, शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान, जीनियस एचआर टेक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी यादव सर और इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुचिता दत्ता मैम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यादव साहब, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप इस नए कोड से काफ़ी खुश हैं और जैसा मैंने कहा ये हमारा चैप्टर 1 है विच इज़ बेस्ड ऑन सैलरी। तो सैलरी से ही शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बात की कि अब पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदलने वाला है और उसमें पहला सवाल ये आ रहा है कि अब आपका जो भी सीटीसी होगा, जिस पे ज़्यादातर लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक प्रॉपर वर्कफोर्स में, कह रहे हैं 50% रखना होगा टोटल सीटीसी का। इसे ज़रा समझाइए, इसका मतलब क्या है? तो नमस्कार आपको एंड सुचिता, नमस्कार सुचिता टू यू ऑल्सो। मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगा बिपिन जी कि ऑल द एम्प्लॉयर्स एंड ऑल द एम्प्लॉय मस्ट वेलकम दिस लेबर कोड इन। ये एक ऐसी कोड थी जिससे आई वुड से एक हम जकड़ में थे। जैसे एक आजादी मिलती है ना, उसकी खुशी होती है। मेरे लिए तो मैं बोलूंगा कि एक आजादी है फॉर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब आता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए, सैलरी में जो अब तक था वेरी वेल डिफाइंड नहीं था कि क्या हमारा सैलरी होगा और हम किस तरह से पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, बोनस इसको किस तरह से हम करेंगे। अब नाउ वेरी क्लियरली डिफाइंड हो गया है कि सैलरी जो है वो उसमें बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस, ये इसका 50% यू हैव टू गिव एज ए बेसिक सैलरी। इसका मतलब ये हो कि आप जितना भी आप अलाउंसेज ऐड करिए बट उसका 50% शुड बी द बेसिक सैलरी। अगर हम बेसिक सैलरी 50% करते हैं तो हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय को पहला एडवांटेज ये है कि उनका पीएफ ज्यादा मिलता है, ग्रेच्युटी उनको ज्यादा मिलता है, उनको पेंशन ज्यादा मिलता है। दैट मीन्स ऑल द सिक्योरिटी बेनिफिट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो उनको ज्यादा मिलेंगे। ऑफ कोर्स इनिशियली उनको टेक होम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग है ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस को करना होगा और इनफैक्ट लोग बाय एंड लार्ज मेरी कंपनी कर भी चुके हैं, क्योंकि ये जो लेबर कोड है ये तो 2020 में ही ऑलमोस्ट आने का था, बट मे बी बिकॉज द पैंडेमिक एंड वेरियस इश्यूज, पॉलिटिकल इशू, इट हैज कम लेट, बट देर आए दुरुस्त आए। ये सभी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना है। रीस्ट्रक्चर करने से ये सभी को बेनिफिट होगा, पर्टिकुलरली एम्प्लॉय को तो जरूर बेनिफिट होगा। हाँ, एम्प्लॉयर एंगल से उनका थोड़ा सा भार बढ़ेगा इन टर्म्स की पीएफ थोड़ा ज्यादा देना होगा, ग्रेच्युटी। अभी जो ग्रेच्युटी एंड पेंशन और जो बोनस है उसमें भी अगर देखें तो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय को लिया गया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी अगर वो 1 साल काम करता है तो उनको ग्रेच्युटी देना है, अगर वो 1 महीना भी काम करता है तो उसको बोनस देना है। तो ये थोड़ा सा भार बढ़ेगा, पर अगर एम्प्लॉय एंगल से देखें तो इट्स अ बिग एडवांटेज। सुचिता, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर सर ने बता दिया, लेकिन एक लाइन में जो उन्होंने कहा कि आपका टेक होम थोड़ा कम हो जाएगा और यही इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है एम्प्लॉयज के बीच में कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, आपकी ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी, लेकिन ओवरऑल हर महीने मेरे हाथ में जो तनख्वाह आती थी अब वो कम हो जाएगी। वो क्या वाकई में कम होगी तो किस परसेंटेज में, किस अनुपात में कम होगी, और क्या ये एम्प्लॉय के हाथ में है कि वो अपने कंपनी से डिस्कस करके थोड़ा उसको बैलेंस करवा सके? Sir, actually, first of all, thank you for this opportunity and thank you, Mr. Yadav, for setting the context right.
हमारे भारत में जो लोअर तबके का परिवार चलाने वाला बच्चा है जो कि अब वर्कफोर्स में एंट्री करता है, जनरली जो 1 साल से 5 साल तक की जिनकी सैलरीज हैं उनकी सैलरीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हमारे मिनिमम वेज या थोड़ा सा मिनिमम वेज के ऊपर की सैलरी पे ही चलते हैं, जहां पे द डिफरेंस टुवर्ड्स पीएफ एंड ग्रेचुइटी का जो है वो पॉजिटिव ही इम्पैक्ट लाएगा, नेगेटिव नहीं लाएगा। हाथ की सैलरी और आमदनी सैलरी विल नॉट बी दैट मच डिफरेंस। ये बढ़ना शुरू होएगा डिफरेंस जहां पे सैलरीज आपकी 1 लाख 2 लाख महीने के ऊपर चली गई हैं, वहां पे आपका ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन विल बी ऑन द 50% वेजेस एंड वहां पे जाके थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये सारा रिस्ट्रक्चरिंग जो करेंगी कंपनीज, जो एचआर के साथ बैठ के रिस्ट्रक्चरिंग होएगा, उसमें हो सकता है कुछ जगह पे जहां पे इंसेंटिव्स होते थे या अलग कंपोनेंट्स में उनको दिया जाता था, सिर्फ सैलरी नहीं हुआ करता था, अभी वो प्रावधान खत्म होके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग आ जाएगी। द ब्यूटी ऑफ द लेबर कोड्स अभी ये है कि जो वेज का डेफिनेशन हर एक जगह अलग अलग था, ईएसआईसी के लिए अलग, पीएफ के लिए अलग, बाकी जगह के लिए अलग, अभी वो सारा एक समान हो जाएगा, जो कि समझना बहुत इजी होगा। जब चीज समझ में आने लगती है तभी उसका कैलकुलेशन होने में ज्यादा इजी होता है। तो जहां पे सैलरीज ज्यादा बढ़ी हुई हैं वहां पे जाके ये डिफरेंस थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन ये फ्यूचर के लिए आपका जो सेविंग की जरूरत है या फ्यूचर प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां के लिए जरूरी भी है एक हद तक। दूसरा, आपको अगर देखेंगे जो 50% का जो वेज कैलकुलेशन हो रहा है, 50% में आपके जो कंपोनेंट्स आते थे पहले, वो कंपोनेंट्स आपको खुद को ही पहले क्लियर नहीं थे। वो क्लैरिटी आने की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से आपको अभी जो लगता है कि मेरे हाथ की सैलरी कम होगी, वो हाथ की सैलरी से ज्यादा आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी, कंप्लायंस के हेडेक कम होगा कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। जहां पे आपका इनकम टैक्स वगैरह के कैलकुलेशंस आते थे वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आने लग जाएगी। तो ईज इज very important right now, more than I would say the complications that people are estimating. राइट। टैक्स का भी एक बात तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बढ़ने जा रही है तो यादव साहब टैक्स का भी फिर जो हिसाब किताब है वो बढ़ेगा पहले के मुकाबले, क्योंकि बहुत सारी सीटीसीज तो सेट ही इस हिसाब से होती थी कि चला टैक्स बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अगर 50% आ गया आपके बेसिक में तो डेफिनेटली उसके ऊपर सीधा सीधा जो भी आपका ब्रैकेट होगा वो आप टैक्सेबल होगा। देखिए, अभी टैक्स का जो है वो ओल्ड रिजाइम से ज्यादातर लोग न्यू रिजाइम में जा चुके हैं। अब जब न्यू रिजाइम में जा चुके हैं तो 1,50,000 का आपका डिडक्शंस है, उससे ज्यादा डिडक्शन मिलने का नहीं है। तो अब जो टैक्स में आई डोंट थिंक इट विल बी मच इम्प्लीकेशन, बिकॉज जो लास्ट ईयर का जो टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है उसमें ऑलमोस्ट 80% पीपल हैव फाइल्ड विद द न्यू रिजाइम, वो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर कि थोड़ा सा टेक होम कम हो, लेकिन आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। आपका जो फ्यूचर सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, उसमें आपका काफी एडवांटेज है। एक तो ये है। दूसरा, और भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें दिए हैं, जैसे कि आपका अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो डबल मिलता है उसका। उसमें पहले बहुत कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी, अब उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि आपका जो नॉर्मल वेजेस है उसका आपको डबल देना है। तो देखिए, ओवर टाइम अगर करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सैलरी मिलती है। तो टैक्स का आई डोंट थिंक देयर बी मच इम्प्लीकेशन ऑन दिस सैलरी, बिकॉज नए रिजाइम के कारण से, लेकिन हमारा इनकम काफी बढ़ जाएगा। देखिए, अब ये रूल आने के बाद में फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, और मेरे समझ से अनएम्प्लॉयमेंट जो 3.5% अभी दिखा रहे गवर्नमेंट को, इट विल इम्प्रूव। आई थिंक 0.5 to 1% अनएम्प्लॉयमेंट विल कम डाउन, बिकॉज फॉर्मलाइजेशन विल इंक्रीज। बहुत सारे जो बच्चे हमारे जो जो इनफॉर्मल में काम करते थे वो सारे अब फॉर्मलाइजेशन में आ जाएंगे, बिकॉज जितने भी कंपनी हैं उनको वेज कोड के अगेंस्ट में सैलरी राइट टाइम में देना है, उनको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न भी इजी हो गया, आपको 1 लाइसेंस लेना है, 1 रिटर्न फाइल करना है, 1 रजिस्टर मेंटेन करना है। सो ऑल दिस विल इंडिकेट्स टुवर्ड द फॉर्मलाइजेशन। सुचेता, तो मुझे बताइए कि अभी देखिए जितना मैं पढ़ रहा था कि ये लागू तो हो गया है, लेकिन इसके गाइडलाइंस अभी नोटिफाई होना बाकी हैं। ऊपर से कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, तो मतलब ये सेंटर ने
एक बड़ी गाइडलाइन दे दी है, लेकिन इस पर फॉर्मुलेट करेंगे स्टेट अपने अपने हिसाब से। तो क्या सेंटर टू स्टेट आते आते कोई चेंजेस आएंगे या ऐसा ही मोटा मोटा दिखाई देगा जैसा अभी हम समझ रहे हैं? सर ऐसा ही दिखाई देगा जो हम समझ रहे हैं अभी, क्योंकि सेंटर ने जो दिया है वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट करके स्टेट्स को उसी हिसाब से करना है। प्लस सेंटर ने जब ये कोड्स निकाले हैं और पार्लियामेंट अप्रूव्ड है, वहां पे स्टेट्स के पास गुंजाइश नहीं है कि उसका इथोस चेंज कर दें। वो थोड़ा बहुत जैसे मिनिमम वेजेस हैं, उसका फ्लोर जो चेंज होगा एक वो गवर्नमेंट जो सेट करेगी सेंट्रल, और स्टेट उसके ऊपर सेट कर सकती है, उसके नीचे नहीं कर सकती है। सो वैसे कुछ चेंजेस हाँ जरूर स्टेट के पास कंट्रोल में है, तो वो रहेगा। प्लस जो एक हम लोग जो देख रहे हैं कि 21 नवंबर को ये इम्प्लीमेंट हो गया है, तो जो वेज का डेफिनेशन है वो 21 से चेंज हो गया है। जिन एक्ट्स का रिपील हो गया है वो एक्ट्स आपके अभी वजूद में नहीं है। कुछ रूल्स जो आ रहे हैं वो रूल्स क्लैरिटी देंगे, पर वो रूल्स की क्लैरिटी फॉर्म्स पे, इम्प्लीकेशंस पे और उस पे क्लैरिटी आएगा। बट जो डेफिनेशंस हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई डेफिनेशंस हैं, वेज डेफिनेशन है, सैलरी किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, वो सारा ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है 21 नवंबर से। अभी बस ये है कि आप जो सिस्टम्स हैं कंपनीज को जो एडजस्ट करनी है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, वो जल्दी से जल्दी उस पर फोकस करके तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में सभी एक्सपेक्ट तो करेंगे कि हाइक हो। अब वो हाइक किस तरह से आएगी नहीं आएगी वो कंपनीज को सोच समझ के प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने। पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा यादव साहब, बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि कंपनीज अब थोड़ा इसे, आपने भी कहा कि कंपनीज के ऊपर माइंड भी थोड़ा सा बर्डन आए तो वो अपने हिसाब से इसे ट्वीक करेंगे, थोड़ा लोगों को वो भी मन में चिंता है। सैलरी स्ट्रक्चर अभी पूरा शायद सबकी सैलरी स्लिप नहीं आए, नई तरीके से आने लगेगी थोड़े दिन बाद। ये इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होंगे या एक आध महीने के अंदर ही लोगों को देखने को मिल जाएगा? फॉर्चुनेटली ये इस बार देयर इज ए क्लैरिटी कि 45 डेज के अंदर में आना है। अगर 45 डेज के अंदर में आता है तो मोस्ट लाइकली फरवरी तक या जनवरी तक ये आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट का मामला होता है तो थोड़ा बहुत देरी भी हो सकता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 1 मार्च नहीं तो डेफिनेटली 1 अप्रैल से ये अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक जो आपने पूछा, सुचिता ने बहुत अच्छी से जवाब दी, उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए देयर विल बी ए फ्लोर सैलरी, दैट मीन गवर्नमेंट विल अनाउंस ए मिनिमम फ्लोर सैलरी। जैसे अभी जो मिनिमम वेजेस है वो क्या होता है कि स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, वो चीज हट जाएगा। अभी उसके जगह में गवर्नमेंट विल अनाउंस ए मिनिमम फ्लोर सैलरी। अब वो मिनिमम फ्लोर सैलरी से आप ऊपर दे सकते हैं, स्टेट कैन डिसाइड टू गिव मोर बट स्टेट कैन नॉट डिसाइड टू गिव लेस। सो दिस इज अ बिग बेनिफिट टू ऑल द वर्कर्स जो सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड, जो मिनिमम वेजेस के ऊपर डिपेंड करते थे, पर्टिकुलरली लाइक सिक्योरिटी गार्ड और कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स और द लेबरर्स। उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज अनाउंस करने वाला है। वो वेज से कम कोई भी स्टेट नहीं दे सकता, उससे ज्यादा दे सकता है। दैट इज द चेंज स्टेट गवर्नमेंट कैन डू। अदरवाइज बाय एंड लार्ज द फ्रेम हैज बीन मेड बाय टेकिंग द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, with the unions and with the various federations. In fact, Suchita represents our federation, ISF. Our opinion also have been taken. So this time काफी मुवक्किल टाइप का ये कोड आया है and इसको implement करने में I don't see any problem. This will be really benefit to the employer and employee both. जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि सैलरी आज का हमारा फोकस है तो उसका एक बड़ा पार्ट ग्रेच्युटी भी है। थोड़ा सा यादव सर ने उसको टच किया था शुरुआत में, लेकिन सुचेता आप ये बोल रहे हैं कि आपको 1 साल के काम पर ही ग्रेच्युटी मिलना शुरू हो जाएगा और जो पहले 5 साल बाद मिला करता था। हालांकि 1 साल में वो रकम शायद इतनी बड़ी नहीं बनेगी, डिपेंड करेगा कितनी आपकी सैलरी है, लेकिन ये किस हिसाब से बेनिफिट देगा किसी को भी। क्योंकि एक तो है जो नए लोग आते हैं, एक है कि अपने करियर के मिड में हैं, उन्होंने कोई जॉब चेंज किया किसी कारण से, फिर 1 आध साल में बदल लिया, तो क्या ऐसे लोगों को फायदा होगा? सर ये जो लॉ आया है जो कोड्स में, इसका मैक्सिमम बेनिफिट एफटीईज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को होगा, बिकॉज ये 1 साल के बाद जो अप्लाई करने वाला लॉ है, जो यहाँ पे ग्रेचुटी 1 साल वाला है, वो मेजरली उन लोगों के लिए है जहां पे आपका स्टार्ट डेट एंड एंड डेट इज आफ्टर अ ईयर, 1 साल के अंदर का आपका है, जिसमें प्रोरेटेड आपको ग्रेचुटी मिल रही है। जहां पे लोगों की ऑलरेडी एक फिक्स्ड जिसे कहते हैं नौकरी है, जहां पे आपके पास कोई एंड डेट नहीं है,
उनके लिए वो 5 साल वाला विच इज 4 years 8 months पे एप्लीकेबिलिटी जो होती है वही कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब जंप किया, दूसरी जगह गई, वहां पे मैंने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट लिया, बट 1 साल में मैंने छोड़ दिया तो मुझे ग्रेचुइटी मिलने लग जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट द लॉ सेज। इम्पोर्टेंट है ये, मैं आपसे और क्लैरिटी लेना चाहूंगा सुचिता कि आप कह रही हैं कि जो रूटीन फिक्स वर्क है, मतलब ज्यादातर जो हम जिस स्ट्रेटा की बात करते हैं वहां पर ये लागू नहीं होगा, ये सिर्फ टू बी द कैटेगरी ऑफ द गिग वर्कर्स और मे बी बिलो दैट या उसके आसपास वहीं पर ये चीज होगी। थोड़ा और क्लैरिटी लेना चाहूंगा। जहां पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज 1 year का जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, जहां पे आपका डेट और एंड डेट का क्लियरली मेंशन होता है। जहां पे आपका एंड डेट मेंशन नहीं है वो परमानेंट जॉब हो गया। मतलब आप एक कंपनी को आपने ज्वाइन किया, यूजुअली आपके पास एंड डेट नहीं होता है, आपके एक ज्वाइनिंग डेट होती है। अपॉइंटमेंट लेटर में सिर्फ ज्वाइनिंग डेट की जाती है। In those cases, this is not applicable. That those are permanent jobs जहां पे रेगुलर वाला ग्रेचुइटी ही एप्लीकेबल। ओके, ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी जो सुचिता दे रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो 1 साल अब सब पे लागू होगा, लेकिन जो ऐसे जॉब है जिसमें आप परमानेंट हो जाते हैं या लंबे समय तक काम करते हैं, कोई एंड डेट नहीं है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है कि फला डेट से फला डेट तक आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपको जो पुराना 5 साल वाला ग्रेचुइटी का नियम है वही लागू होगा। ये 1 साल वाला ऐसे जॉब के लिए जहां पर एक स्टार्ट और एंड डेट हो और उसके साथ आप जॉब में जाएंगे इन मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज के अंदर। तो चलिए इसी के साथ, इस क्लैरिटी के साथ, एक बड़ी क्लैरिटी ये दी सुचिता ने यहां पर। वेलकम बैक। बात हो रही नए लेबर कोड की जो कि अब लागू हो चुका है और इसमें 4 कोड हैं जो आपकी पूरी नौकरी को डिफाइन करते हैं, आपके कमाने से लेकर रेस्ट ऑफ द थिंग, आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं, आपको किस तरह से छुट्टियों का आपका अरेंजमेंट होता है और जो भी जॉब के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अब वो सब बदलने जा रहे हैं। तो आज चैप्टर 1 में बात हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि आपकी सैलरी। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी चीज़ों पर क्लैरिटी ली कि कैसे अब आपकी सीटीसी जो है वो चेंज होने वाली है। अब उसका मिनिमम जो भी टोटल सीटीसी है 50% बेसिक में जाएगा, उससे आपकी रिटायरमेंट यानी कि आपका पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी, ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बेनिफिट देंगी वो तो बेहतर होंगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि एट द करंट मोमेंट आपकी जो टेक होम सैलरी है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे। बहुत ज़्यादा नहीं होगी हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी कमी हो सकती है। और अभी ब्रेक से पहले सुचिता ने हमें क्लियर किया कि जो ग्रेचुइटी वाला है, जो एक बात निकल आई कि 1 साल के जॉब के बाद भी अब जो पहले 5 साल में मिला करती थी, लेकिन वो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में है जहाँ जॉब के साथ एंड और स्टार्ट डेट मेंशन हो। बाकी कोई भी जॉब, रेगुलर जॉब जिसे आप कहते हैं, जहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है ऑफिस के अंदर और फिर आप जॉब करते रहते हैं, वहां वो पुराना 5 साल वाला नियम ही लागू रहेगा। नाउ अब इस पे कुछ और सवाल। यादव साहब, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो पैसे से जुड़ी होती हैं, जैसे लीव एनकेशमेंट वगैरह, 1 साल से अगले साल लीव चली जाती है। बहुत सारे लोग जब छोड़ते हैं तो उनको लीव का पैसा मिल जाता है। क्या वो सारी चीज़ों में भी कोई नए कोड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं? इस कोड में तो ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं आया है कि अदर थिंग भी, इसमें बेसिकली वेजेस के ऊपर में है। लीव के ऊपर में ऐसा कुछ प्रोविजन तो मैंने नहीं पढ़ा। सुचिता कैन क्लैरिफाई, आई कुड नॉट कम अक्रॉस सच थिंग। सुचिता, एनी कमेंट ऑन दिस? इस पर कोई आपका, अगर आपने कोई चीज ऐसी देखी हो, लीव इनकैशमेंट या इस तरह की कोई चीज? लीव एनकैशमेंट अगेन विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी। तो वो सारा जो वेज से रिलेटेड है, जिसका बेसिस ही अब चेंज होने वाला है, उसी बेसिस के हिसाब से उस बेसिक पे का जो आपका कैलकुलेशन होता था उस पे अब लीव एनकैशमेंट होएगा। तो कुछ कंपनीज हैं जो 30 डेज के हिसाब से करती हैं, कुछ 26 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं एज पर द फॉर्मूला डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। और वो कैलकुलेशन का जो वेज कंपोनेंट है, वो वेज कंपोनेंट का डेफिनेशन हैज चेंज, तो इसलिए वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी आपका बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा यादव साहब, कुछ लोगों की सैलरी में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट भी इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं मिलते, वो बेनिफिट के तौर पे होते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन हो गया या और किसी तरह की चीज़ हो गई। कई लोगों के पास व्हीकुलर सुविधा रहती है, ड्राइवर सैलरी, ऐसी तमाम चीज़ें उनके उसका हिस्सा रहती हैं। तो क्या अब उन सारे अरेंजमेंट्स में भी चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे? वो भी अगर आपकी बेसिक सैलरी में गई तो फिर तो ये बिल्कुल ही स्ट्रक्चर एकदम ही नया दिखाई देगा। नहीं, देखिए, ये जो वेज कोड जो बना है, कीपिंग इन व्यू मोर टुवर्ड द
frontliners and also the middle level of people. जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, those benefits are mostly given to senior executive या middle level executive और top level executive. जैसे हुआ फोन का बिल का देना और इलेक्ट्रिसिटी बिल का रियम्बर्समेंट होना, या फिर आपको कार देना, कार के लिए ड्राइवर को देना, those are the additional benefit. बट जितने भी तरह के बेनिफिट है उसमें टैक्स एंगल जरूर आते हैं. दैट मीन्स यू हैव टू पे द टैक्स फॉर व्हाटएवर यू आर यूजिंग दैट, बट दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सैलरी. Those are the benefits are given, additional benefits are given by the employer to the employee. But salary is something जो हर महीने आपको उतना ही मिलता है जितना मिलना हर एक महीना मिलता है, हर महीना में मिलता है. अब जैसे इंसेंटिव हुआ, तो इंसेंटिव किसी महीने में आपका कम हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा हो सकता है. आपका कार का जो पेट्रोल रियम्बर्समेंट है किसी महीने में कम हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा हो सकता है. आपकी फोन का बिल है तो किसी महीने कम हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा होता है. तो दो ज्यादा रियम्बर्समेंट एंगल. बट रियम्बर्समेंट में टैक्स एंगल आती है. इस वेज कोड के अंदर में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. दोज आर मोर फॉर द सीनियर एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए रखा गया है. डायरेक्टली उसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर. एट लास्ट टू कंक्लूड करने की तरफ हम जा रहे हैं. सुचिता, कोई और चीज़ जो सीधे आपकी सैलरी या मे भी आप जो भी अपने जॉब से कमाई कर रहे हैं जो छूटी हो हमसे, डायरेक्टली हम उसे तनख्वाह ना बोलें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैश के तौर पे मिलती हैं, या कोई टूर करने जाता है या कोई और करने जाता है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का अंतर? देखिए, हम आईएसएफ में कुछ 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और जो नीचे तबके के लोग हैं वहां पे दिस इज अ वेलकम चेंज दैट इज देयर, बिकॉज जहां पे हम लोग मिनिमम वेज भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोगों के, अभी कम से कम वो चीज एक सेफ गार्ड होएगा. और वो ये जो फ्रेशर्स हमारे कम्युनिटी में आ रहे हैं, वर्कफोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है. जो लोग 12 लाख के सैलरी के ऊपर हैं, जहां पे ऑलरेडी बजट्स में उनको 12 लाख के सैलरी तक का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, उनके लिए ऑलरेडी बजट्स में प्रावधान कर दिया गया था. तो अगर आप इसको कंबाइंड में देखेंगे तो इस साल में जो भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं वो ऑलरेडी इनकम और ग्रेच्युटी और सबको मिला के एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए हो रहा है, और वो एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करके अपना करंट भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. अगर मैं देखूं, अगर आपके कोई कंपोनेंट्स ऐसे थे जो आपके सैलरी के उसमें नहीं आते थे, अभी वो सारे चीजों को मिला के ही वेज का डेफिनेशन बना है. तो अभी वेज के डेफिनेशन जब क्लियर हो गया है तो अभी कंपनीज अपने हिसाब से सैलरी का 5% इधर 5% उधर करने का ऑप्शन खत्म हो गया है. अभी सारे जगह पे वेज वुड बी कंसिडर्ड एज एनीथिंग दैट इज पेएबल टू द एम्प्लॉय, विच गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर कि वो एम्प्लॉय को भी समझ में आए कि मेरी सैलरी जो है वो क्या है, और एम्प्लॉयर को भी क्लियर रहे कि एज पर पीएफ क्या एप्लीकेबल होगा, ईएसआईसी क्या एप्लीकेबल होगा, ग्रेच्युटी किस पे एप्लीकेबल होगा, लीव एनकैशमेंट किस पे एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से ही वो स्ट्रक्चर करेंगे. ये सिंप्लिसिटी लाई गई है टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉई, जिसके हाथ की सैलरी की उसको आधे टाइम क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे कैश में तनख्वाह क्यों मिल रही है. अब वो कैश की तनख्वाह के जो भी अपॉर्चुनिटीज थे वो उसको रेडिकेट करने के लिए ये मेजर बहुत जरूरी था. चलिए, तो बहुत सारे बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि अब 45 डेज जैसा यादव सर ने बताया हमें कि वो एक डेडलाइन है, तो 2 महीने पकड़ लीजिए शायद उसके बाद, और एज ही सेड कि फरवरी तक वो नया स्ट्रक्चर अलग अलग कंपनीज में देखने को मिल सकता है. आई थिंक कि आपके एचआर डिपार्टमेंट उससे पहले आपको डिस्कस कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं जहां पर इस तरह की फैसिलिटी है, आप अगर एक फिक्स टर्म जॉब में हैं. अदर देन दैट, क्योंकि हमारे अभी और भी एपिसोड इस सीरीज में आएंगे तो उसमें हम विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन चूंकि आज पूरा फोकस था सैलरी का, बड़े सवाल थे लोगों के मन के अंदर कि अब जब 50% मेरा बेसिक सैलरी बन जाएगा टोटल सीटीसी का, तो मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी इन हैंड सैलरी कैसे चेंज होगी, ग्रेच्युटी और तमाम दूसरी चीज़ें जहां से भी आपको अपनी कंपनी से पैसे मिलते थे उस पर आपको क्लैरिटी देने की आज हमने कोशिश की. बहुत बहुत शुक्रिया यादव सर और सुचिता मैम. आई थिंक हमारे दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि आने वाले वक्त में उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनकी कमाई, उनकी इन हैंड चीज़ें, उनका फ्यूचर जहां पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी चीज़ें हैं किस तरीके से बदलने जा रही हो. जैसा आप दोनों ने कहा कि अब काफ़ी क्लियर्ड और क्लीन स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ से, तो आने वाले वक्त में हमें वो भी देखने को मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. नमस्कार.